नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोनों को जेल भेजा जा चुका है। उधर मंगलवार को जेल प्रशासन ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट कोर्ट को भेजी है। इसमें सुरक्षा का हवाला देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का निवेदन किया गया है। कहा गया है कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए जेल में उच्च सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसके बाद प्रशासनिक हलचल और बढ़ गई है। लगातार कानूनी मामलों में घिरा आजम परिवार फिर सुर्खियों में आ गया है। सजा होने के बाद अब घर में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बड़ा बेटा अदीब खां और बहू सिद्रा अदीब ही रह गए हैं। परिवार के अधिकांश सदस्यों के कानूनी मामलों में उलझे होने से घर का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। तो इस तरह से आजम खां एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। अगली खबर वाराणसी से है। कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री मामले की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त काशी जोन सरवणन टी की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी है। इसमें सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को सदस्य बनाया गया है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करके 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। दूसरी तरफ कफ सिरप की खरीद बिक्री का मामला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, इसलिए ईडी भी जांच कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग विभाग के साथ ही आयकर विभाग, पुलिस की संयुक्त टीमें गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के नेटवर्क को खंगाल रही हैं। ईडी ने भी ब्यौरा तलब किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि शुभम विदेश भाग गया है, इसलिए गृह मंत्रालय के माध्यम से लुकआउट नोटिस जारी कराने की तैयारी है। अगली खबर में हम बात करेंगे अयोध्या की। बाबरी मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मंगलवार को कहा कि 25 नवंबर को नगर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में मैं भी जाऊंगा। मुझे भी मोबाइल फोन पर निमंत्रण मिला है। नगर में माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2019 में आए फैसले को सभी ने स्वीकार किया है। देश के मुसलमानों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आस्था थी उन्हें मंदिर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूमि पूजन समारोह हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब ध्वजारोहण समारोह हो रहा है। इसमें सभी अयोध्यावासी खुश हैं। मंगलवार को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 घंटे अयोध्या में प्रवास करेंगे। अब बात करते हैं वाराणसी की। जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के संदहा स्थित रिंग रोड चौराहे के डिवाइडर से टकराकर लिक्विड सीमेंट लदा टैंकर पलट गया। हादसे में टैंकर में सवार 2 चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में शवों को बाहर निकलवाया। मध्य प्रदेश के रहने वाले राम कुमार यादव और भोलानाथ यादव प्रिज्म सीमेंट कंपनी का टैंकर चलाते थे। सोमवार की रात रीवा से टैंकर में ओपीसी 43 लिक्विड सीमेंट भरकर जौनपुर के केराकत के लिए निकले थे। मंगलवार की भोर में 4 बजे संदहा के रिंग रोड चौराहे के पश्चिमी छोर पर पहुंचे ही थे कि वहां पुल के एक लेन पर बड़े वाहनों को जाने से रोकने के लिए लगाए गए गति अवरोधक डिवाइडर से भिड़ गए, जिससे टैंकर पलट गया और यह बड़ा हादसा हो गया। अगली खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के करीब 70,000 वक्फ के मुतवल्ली कौन हैं, वर्तमान में जिंदा हैं या नहीं, इसकी जानकारी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। बोर्ड के रिकॉर्ड में करीब 37 साल पहले दर्ज होने के बाद से अधिकांश मुतवल्ली संपर्क में नहीं हैं। तमाम जिलों में 11 साल तक चले सर्वे के बाद साल 1988 में गजट में इन अवकाफ को दर्ज किया गया था। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने के लिए नवंबर 1976 में शासनादेश जारी किया गया और साल 1977 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने सर्वे वक्फ कमिश्नर विभाग का गठन कर साल 1977 से 1988 के बीच वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया। गजट नोटिफिकेशन के बाद बोर्ड के दफा 37 रजिस्टर में 1,11,418 संपत्तियां दर्ज की गई थीं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में करीब 1,26,000 और उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में करीब 7,785 संपत्तियां पंजीकृत हैं। दर्ज होने के बाद से करीब 80% सुन्नी और करीब 40% शिया वक्फ के मुतवल्लियों ने बोर्ड कार्यालय से कोई संपर्क नहीं रखा। अब बात करते हैं सोनभद्र जिले की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। बिल्ली मारकुंडी स्थित श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में हुआ हादसा इतना भयावह था कि शव देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। श्रमिकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। शव इतना क्षत-विक्षत था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। काफी देर तक परिजन चीथड़ों में अपनों को तलाशते रहे। किसी की पहचान हाथ में बंधे कलावा और गोदना से हुई तो किसी को उसके कपड़ों से पहचाना गया। अलग अलग पड़े शरीर के अंगों को सहेजकर किसी तरह पोस्टमार्टम कराया गया, फिर उसे कपड़े में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है। दिल्ली आतंकी हमले की जांच टेक ओवर करने के बाद एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद के यूपी लिंक की नए सिरे से पड़ताल शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने सोमवार को राजधानी निवासी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों को खंगाला। वहीं एटीएस दोनों के 50 से अधिक करीबियों से पूछताछ कर रही है। इन सभी का इस मॉड्यूल और कश्मीर से लिंक तलाशा जा रहा है। फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो एनआईए के अधिकारियों ने दोनों के लालबाग और मड़ियाव स्थित आवास से बरामद दस्तावेजों की गहनता से जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा और परवेज के लैपटॉप, टैब, मोबाइल और हार्ड ड्राइव की फॉरेंसिक जांच की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द हासिल कर उसे साझा करने को कहा। वहीं एटीएस की एक टीम ने सोमवार को सहारनपुर में आरटीओ कार्यालय जाकर कुछ गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की है। मेरठ में प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे दावे फेल साबित दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिन से प्रदूषण में गिरावट न आने के चलते लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषित पल्लवपुरम क्षेत्र रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। एनसीआर में अन्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार की शुरुआत खराब रही। सुबह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ चला गया। एक के बाद एक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल श्रेणी में दर्ज होने के चलते आसपास के इलाकों में भी परेशानी देखने को मिली। अगली खबर अयोध्या से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। राम कथा पार्क में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। यहां पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यहां से निकलने के बाद सीएम सीधे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुए। सीएम योगी ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करके जानकारी लेंगे। ध्वजारोहण का रिहर्सल भी होगा। अब बात करते हैं बरेली की, जहां पर बरेली के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पर मंगलवार तड़के गन्ने से भरी ट्रॉली पलटने से कई वाहन टकरा गए। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। स्कूटी सवार का पैर टूट गया। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मीरानपुर कटरा के गांव ईश्वरा निवासी दयाराम मंगलवार तड़के करीब 4 बजे ट्रॉली में गन्ना भरकर चीनी मिल जा रहे थे। टिसुआ से पहले फ्लाईओवर पर टायर फटने से ट्रॉली पलट गई। इसी दौरान शाहजहांपुर की ओर से आ रही कार ट्रॉली में पीछे से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से दूसरी तरफ पहुंच गई। गनीमत रही कि इस कार में सवार किसी को चोट नहीं आई। इस कार को बचाने के प्रयास में पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगाए तो मुरादाबाद के कटघर निवासी रजत की कार ट्रक के पीछे से टकरा गई। तो इस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी दिन भर है नजर। तो बने रहिए आप amarujala.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।